हेलो जी, आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के बारे में। और एक और अपडेट, आज से आपको नीचे कैप्शन भी मिलने लग जाएंगे, तो आप कैप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो ठीक ठाक लेवल की है। मैं बहुत ये नहीं बोल रहा कि बहुत बढ़िया कैप्शन मिलेंगे, बट हाँ, समझ में चीजें आने लग जाएंगी। जैसे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ना सब टाइटल्स ऐड करो, कैप्शन ऐड करो, तो वो भी आपको इस वाली वीडियो से आगे वाली सारी सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी मिलने लग जाएंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के बारे में। तो देखो, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि एक ब्रोकिंग कंपनी है, और हम बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आप ऐसे बात करो, आप रोज एक ब्रोकिंग कंपनी इस्तेमाल करते हो, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल वन हो, ग्रो हो या अपस्टॉक हो, कोई भी ब्रोकिंग कंपनी हो, उसी की तरह ये भी ऑपरेट करती है। तो देखो, अगर आपको कोई भी ब्रोकिंग कंपनी एनालाइज करनी है ना, तो आपको तीन चार चीजें देखनी है मोटी मोटी। एक तो देखना है आपको मार्केट शेयर गेन कितना हुआ। दूसरी चीज देखनी है आपको एवरेज डेली टर्नओवर कितना बड़ा। और आपको देखना है फिर आपका डेली ऑर्डर वैल्यू कितनी बड़ी, और आपको देखना है क्लाइंट एडिशन कितना हुआ, क्योंकि सारा का सारा वॉल्यूम का खेल है। तो या तो आप ये कहना चाह रहे हो, इन सारी चीजों से आप बेसिकली देखना क्या चाह रहे हो कि भाई जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो अपने कितने ज्यादा और ऑर्डर मार रहा है। कि पहले पिछले पिछले क्वार्टर में वो 10 ऑर्डर मार रहा था, आज की डेट में वो 15 ऑर्डर मार रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि पर क्लाइंट एडिशन ऑर्डर कितना बड़ा है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि आपने नए क्लाइंट कितने ऐड कर दिए, क्योंकि मार्केट शेयर को आप तभी कैप्चर कर पाओगे ना जब आप नए क्लाइंट ऐड करोगे। आपका मार्केट शेयर कैसे कैप्चर होगा? आप नए क्लाइंट ऐड करो और उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कराओ। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पर बैठ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे ना, तो इनके लिए कोई फायदा नहीं होगा। इनको बस एक छोटा सा ब्रोकरेज तो कुछ मिलता ही नहीं है, जीरो ब्रोकरेज होता है। जनरली डिस्काउंट ब्रोकिंग में आप जितना भी देखो कि जीरो ब्रोकरेज होता है। तो इनको उससे तो कुछ फायदा होता नहीं है। ये कमाते कैसे हैं? कमाते सिर्फ उसी तरीके से हैं कि भाई आप इंटरडे ऑर्डर पे आप इनको 20 रुपए दे देते हो, या फिर आप एफएनओ ऑर्डर पे इनको 20 रुपए दे देते हो। तो इस सारा ऑलमोस्ट 60-65% या क्लोजर टू 80% के आसपास का सारा का सारा जो ब्रोकिंग डिविजन का रेवेन्यू आता है, वो एफएनओ ट्रेड से ही आता है। तो जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम जनरेट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप मार्केट शेयर कैप्चर करोगे, और उतना ही ज़्यादा आपका पैट हमें देखने को मिलेगा। तो हमें 3-4 चीज़ें हमने समझ ली, क्या-क्या देखनी है। हमें देखना है मार्केट शेयर कितना गेन हुआ, हमें देखना है नया क्लाइंट एडिशन किस रेट पे हुआ, हमें देखना है एवरेज डेली ऑर्डर टर्नओवर कितना हुआ, और हमें देखना है कि ऑर्डर पर कस्टमर या पर क्लाइंट या ओवरऑल कंपनी का ऑर्डर किस पेस पे बढ़े। अब आ जाते हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के ऊपर। अगर हम देखने जाएं, तो यहाँ पर इनका मार्केट कैप से शुरुआत करें तो हमें पता चलेगा बहुत छोटा सा ही कंपनी है। 1500 करोड़ रुपीज के आसपास की कंपनी है। 1540 करोड़ का एग्जैक्ट हम बात करें तो 1540 करोड़ का कंपनी है। और अगर पहला नंबर देखें, पहला नंबर में हमें पता चलेगा इन्होंने ऐड किए 3.5% क्लाइंट एडिशन रेट था इनका ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर मैं बात करूं, 3.5% का बहुत बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आपको लगेगा कि भाई अगर इसको हम एनुअलाइज करने जाएंगे तो 18-19% के आसपास का क्लाइंट एडिशन रेट हो गया। बट ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम बुल मार्केट में बैठे हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट लीडर की, जो सबसे तेज ग्रो कर रहा है लिस्टेड स्पेस में, वो है एंजल वन। एंजल वन का आप क्लाइंट एडिशन रेट देखोगे, वो इससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर मैं बात करूं, अगर आप बुल मार्केट में जब आपके पास पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि बेयर मार्केट में तो कोई एफएनओ में ट्रेड करने नहीं आएगा ना। बेयर मार्केट में तो लोग बाग बाजार को छोड़ेंगे, बाजार से दूर भागेंगे, बाजार को सट्टा बाजार बोल के अब भाग जाएंगे कि भाई हमें नहीं करना शेयर मार्केट। और बुल मार्केट में सब लोग आ रहे हैं कि भाई हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी पैसा कमाना है। अगर आप अपने प्राइम फेज में, जब आपका सबसे ज्यादा पैसा बनना चाहिए, उस टाइम पे आप सिर्फ 3.5% के आसपास का क्लाइंट एडिशन कर रहे हो, और इवन आफ्टर एक्वायरिंग अ कंपनी, इन्होंने एक कोई स्टॉक काट करके कोई कंपनी है तो आप देख लेना, उसको उसको इन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद भी आपने सिर्फ 3.5% से क्लाइंट एडिशन किया। तो अच्छा तो नहीं, अच्छा तो नहीं। अगर हम आ जाते हैं अब रेवेन्यू के ऊपर, तो अगर इनका रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वाज अप 44% ऑन अ वाई लेवल, एंड पैट वाज अप 77% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो, ये बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। बट अगर हम इंडस्ट्री लीडर से कंपेयर करें, जो हमारे पास लिस्टेड स्पेस में सबसे तेज भागती हुई कंपनी है एंजल वन, उसके हिसाब से काफी खराब नंबर्स है। खराब मतलब खराब तो नहीं, बट हाँ, उसके कंपैरिजन में काफी कम नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं, एंजल वन ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट 65-70% के आसपास से। यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ आया 44% के आसपास से। तो आप देखो कितना फर्क है। और जबकि इसका बेस तो एंजल वन से बहुत छोटा है। एंजल वन करीबन करीबन अगर मैं बात करूं, तो 22-23-24 हजार करोड़ के आसपास का कंपनी है। ये 1500 करोड़ का कंपनी है। उसके बाद ये हालत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ क्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में आपका इंक्रीमेंटली तो कोई खर्चा होता नहीं। आपने एक सर्वर बना लिया, प्लेटफॉर्म बना लिया, सारी की सारी चीजें सेटअप कर ली, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपको कोई, अगर अगर सपोज मैं कल को जाके मैं सपोज जीरोधा यूज कर रहा हूँ, तो जीरोधा पे अगर मैं आज 100 ऑर्डर पंच कर रहा था, तो जीरोधा को सपोज एक्स कॉस्ट आ रही थी।
और कल को मैं 200 ऑर्डर पंच करूंगा तो भी ज़ीरोधा को एक्स ही कॉस्ट आएगी, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया, उन्होंने अपने सर्वर बिल्ड कर लिए, तो उनको इंक्रीमेंटली मेरे, अगर मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मारता हूँ तो उनके लिए वो एवरेज कॉस्ट कम ही हो रही है, उनके लिए कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ रहा उनको वो ऑर्डर करने के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज तो देखने को मिलता ही मिलता है। कुछ कुछ कंपनियां जहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे एंजल वन में हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है, बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम पहले सारा का सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर लें। देखो, आप दो चीजें कर सकते हो भाई, एक तो ये है कि आप अपने में खुश रह सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो, और मार्केट से थोड़ा पेस पे थोड़ी सी अपना मार्केट शेयर लूज कर सकते हो। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप धड़ल्ले से मार्केट शेयर पहले कैप्चर कर लो, और फिर जब पैसा बनाने का टाइम आएगा उस टाइम आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ जाएगा। तो एंजल वन दूसरा काम कर रहा है, ये दूसरा काम कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई हम थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा धीरे ही बढ़ेंगे, हमारे उतना काबिलियत नहीं है कि हम 70% के आस-पास पे ग्रो कर पाएँ, और इसीलिए हमें थोड़ा-सा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को भी मिल रहा है। अगर हम इनके 3 मेन डिविज़न की बात करें, तो इनका सबसे सबसे बड़ा सेगमेंट तो देखो वही है, ब्रोकिंग डिविज़न वाला। फिर इनके पास है एक एनबीएफसी फाइनेंसिंग वाला बिज़नेस, और फिर तीसरा है इनके पास एक इंश्योरेंस का बिज़नेस। तो इनके पास 3 मेन बिज़नेस है। 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ब्रोकिंग बिज़नेस, तो जो भी है सब कुछ ब्रोकिंग ही है। ब्रोकिंग के अलावा बाकी दोनों जगह पर ही ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। उसके अलावा हम बात करें एनबीएफसी में इस बार कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जो एयूएम था वो एयूएम तो डिग्रो ही कर गया था। और अगर इंश्योरेंस वाले की बात करें तो इंश्योरेंस वाला भी कुछ खास किया नहीं। जो हमारा फाइनेंसिंग वाला है वो 27% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और 13% कंट्रीब्यूशन आता है हमारा इंश्योरेंस वाले बिजनेस से। तो तीनों सेगमेंट समझ लिया आपने। ब्रोकिंग वाला है मेजोरिटी 60% आता है, एनबीएफसी वाला है उसके बाद 27% आता है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा इंश्योरेंस वाला, वो उसमें 13% के आसपास का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम बात करें तो ये जो अपना जो जो ब्रोकिंग वाला डिवीजन है, इसमें ये क्या-क्या करता है? इसमें ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, इसमें ये वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, इसमें ये एडवाइजरी सर्विसेज का भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ था, ब्रोकिंग वाले में एक ब्रोकर्स क्या करते हैं कि सपोज आप दिन का 100 ऑर्डर मार रहे हो तो आपके लिए एक अलग रेट होगा। आप दिन का 1 लाख ऑर्डर मार रहे हो तो आपके लिए एक अलग रेट होगा, और आप दिन का 10 लाख ऑर्डर मार रहे हो तो आपके लिए एक अलग रेट होगा। तो जो भी बड़ा ट्रेडर होगा, जो बड़ा मतलब बड़ा इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो बड़े-बड़े क्लाइंट्स होंगे इन ब्रोकर के पास, उनके लिए ब्रोकरेज कॉस्ट कम होती थी। और ये 1 ऑफ जुलाई को सेबी ने बोला कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक ही रेट लगाना पड़ेगा हर क्लाइंट को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, कि वो 1 ऑर्डर मार रहा है दिन का, या 1 लाख ऑर्डर मार रहा है, या 1 करोड़ ऑर्डर मार रहा है, आपको ब्रोकरेज सबसे एक ही चार्ज करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लमैटिक चीज तो है, बट ये क्या है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएमसी ग्लोबल को इफेक्ट कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजल वन को इफेक्ट कर रहा है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। और जब भी कोई चीज पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आती है ना, तो सब मिल बैठ के एकदम समाधान निकाल लेते हैं। अब देखो, इनके अकॉर्डिंग इनको पैट पे, आफ्टर टैक्स पैट पे 1.6 करोड़ रुपीस के आसपास का फर्क पड़ेगा। तो कोई कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। अगर आपने 55 करोड़ रुपए का आप ऐड कर रहे हो, उसमें से 1.6 करोड़ रुपीस के आसपास का आपको फर्क पड़ेगा, तो कोई भी फर्क नहीं है। जो अगर 44% के आसपास से ग्रो कर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है। और जब क्या है, पूरी इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम आता है ना, अब जैसे फॉर सपोज अगर अगर ये सारे मिलके कहते हैं कि भाई अब हम जो आपकी डिलीवरी ट्रेड को ब्रोकरेज फ्री नहीं रखेंगे, मतलब उसमें जीरो ब्रोकरेज नहीं लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ शायद 5 रुपए लगेगा या 10 रुपए लगेगा, तो पूरी इंडस्ट्री में सब लोग करेंगे। अब जैसे आप ये चीज देख रहे हो टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो प्राइस राइज करता है तो उसके पीछे पीछे एयरटेल भी कर देता है, उसके पीछे पीछे वोडाफोन आइडिया भी कर देता है। तो सेम चीज होती है, अगर कोई भी फिनोमिना इंडस्ट्री वाइड हो रहा है ना, पूरी इंडस्ट्री के साथ कोई चीज हो रही है, तो कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि भाई चलो एसएमसी ग्लोबल ने प्राइसेस बढ़ाए तो मैं जाके सिरोदा के पास चला जाऊंगा। भैया सिरोदा ने भी प्राइसेस बढ़ा दिए, पूरी इंडस्ट्री पे अब वो सेम लेवल पे प्राइसेस आ गए। तो कोई कोई इस वाले सेबी के एक्शन से कोई इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें ब्रोकिंग डिवीजन की, तो ब्रोकिंग डिवीजन वाज अप 30% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो, यहाँ से पता चलता है कि भाई थोड़ा सा और ग्रोथ रेट चाहिए था हमें। जब आप बुल मार्केट में हो और आपका सबसे ज्यादा पैसा कमाने का आज ही मौका है, और आपने सिर्फ 30% ग्रो किया, तो थोड़ा सा खराब बात है। अगर हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें, इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाज अप 64% एंड फाइनेंसिंग सेगमेंट वाज अप 40%। अब ये मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू टर्म्स में। अब मैं जो 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 फाइनेंशियल सेगमेंट है उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखना होता है, एयूएम ग्रोथ कितना आया, एयूएम ग्रोथ नहीं आया। मतलब अगर आप ऐसे समझो ना, आपने अपने क्वार्टर वन से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्वार्टर वन में आपका सपोज लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा था, और अब आपका 5 लाख का रेवेन्यू आ रहा है।
बट आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कोई AUM एडिशन नहीं किया। वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया वो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, जो पिछले साल के क्वार्टर 2, 3, 4 थे ना, उसी में आपने AUM एडिशन कर लिया था। इस क्वार्टर में आपने कोई AUM एडिशन नहीं किया, तो यहाँ पर यही चीज हुआ। इसको थोड़ा सा और अगर समझे तो देखो, ऐसे ऐसे समझो कि आपका सपोज क्वार्टर वन में 100 करोड़ का AUM था, तो Q1 FY24 एक साल पहले आपका 100 करोड़ का AUM था। आपने क्वार्टर टू में उसमें 50 करोड़ ऐड किए, क्वार्टर थ्री में उसमें आपने 50 करोड़ फिर ऐड किए, और क्वार्टर फोर में उसमें आपने फिर 50 करोड़ ऐड किए। तो आपका 150 करोड़ का AUM एडिशन हो गया। AUM एडिशन हो गया, समझ गए? तो हमारा क्वार्टर वन FY24 में 100 करोड़ का AUM था, और क्वार्टर फोर FY24 में हमारा 250 करोड़ रुपीज का AUM था। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब क्या हुआ, Q4 FY24 से Q1 FY25 में हमने जीरो एडिशन किया, कोई ग्रोथ नहीं आया, कोई ग्रोथ नहीं आया। बट अब अगर हम रिपोर्ट करेंगे नंबर, तो हम नंबर क्या रिपोर्ट करेंगे कि हमारे पास 250 करोड़ का AUM है। तो अब जैसे हम रिपोर्ट करेंगे 250 करोड़ का AUM है, और वाई वाई हम कंपैरिजन करने जाएंगे, तो हमें पता चलेगा ये तो 150% का इंक्रीज आ गया AUM में। तो यही चीज यहाँ पर होने को हमें देखने को मिल रही है कि कोई AUM में ग्रोथ नहीं आया, बट जो क्वार्टर 2, 3, 4 में ये लोग ग्रोथ लेके आए थे, उसकी वजह से हमें 40% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मतलब कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना। अगर आप एक NBFC कंपनी हो, और ये क्या लेंडिंग करते हैं, ये SME लैप में लेंडिंग करते हैं। लैपिस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लैंडिंग करते हैं। ये अपना स्मॉल SMEs को वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं, और 15% ऑनवर्ड लेंडिंग करते हैं। तो अगर मैं इनका सेगमेंटेशन समझाऊं, तो 40% तो आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल स्मॉल SMEs को देने के लिए, 33% आ जाता है SMEs में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और 15% आ जाता है ऑनवर्ड लेंडिंग। तो देखो कितना हो गया, 90% के आसपास ही हो गया, बचा हुआ 10% अदर्स वाला सेगमेंट हो गया। तो आपका एंड ऑफ द डे क्या है, हम इतनी सारी फाइनेंस कंपनी पढ़ चुके हैं, एंड ऑफ द डे क्या है, आपको AUM ग्रोथ देखना है। AUM ग्रोथ यहाँ पर नहीं आया, तो ये वाले डिवीजन भी अच्छा नहीं किया, ब्रोकिंग वाला डिवीजन कुछ खास नहीं किया, इंश्योरेंस वाला डिवीजन कुछ खास नहीं किया, आपका जो फाइनली NBFC वाला डिवीजन है वो भी कुछ खास नहीं किया। आप ब्रोकिंग वाले डिवीजन में ये बोल सकते हो कि भाई 30% का अच्छा ग्रोथ रेट है, बट आप इंडस्ट्री देखो ना, इंडस्ट्री इटसेल्फ बाय इटसेल्फ बहुत अच्छे पेज पे ग्रो कर रही है, उस पर आपने सिर्फ 30% पे ग्रो किया। अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो HDFC AMC वगैरह बढ़ रहे हैं एट अराउंड 45-50%, मेरे को याद एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट हाँ ये इसी बॉल पार्क फिगर के आसपास वो लोग ग्रो कर रहे हैं। और वो AMC कंपनी से आप हो मतलब सौदा कराने वाली कंपनी, आपका रेट तो और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बुल मार्केट में आके तो लोग FNO कर रहे हैं, तो आपका तो रेट ऑफ ग्रोथ और भी ज्यादा होना चाहिए, वो आया नहीं। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज थी इस कंपनी में। अगर हम अगर हम ब्रोकिंग में AUM देखें कि मतलब कितना कितना सौदा इनके इनके थ्रू गया, कितने करोड़ का सौदा इनके थ्रू गया, तो उसमें हमें 30% का इंक्रीज देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे। म्यूचुअल फंड वाज अप 12% ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर लेवल, और वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन वाज अप 10% ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर लेवल, और NBFC वाला फ्लैट था, बल्कि 7-8 करोड़ के आसपास का AUM में डी ग्रोथ ही आ गया, तो मतलब कुछ भी खास हुआ नहीं। अगर हम फाइनली नंबर पे आ जाते हैं, अच्छा उससे पहले एक और चीज, एवरेज डेली टर्नओवर फॉर द ब्रोकिंग बिजनेस वाज डाउन 18%। तो खास नहीं है, खास नहीं। अगर आपका एवरेज डेली टर्नओवर ही नीचे जा रहा है, तो फिर आप काम क्या कर रहे हो, फिर आप कब क्या बेयर मार्केट में जाके ग्रोथ दिखाओगे क्या? अगर आप बुल मार्केट में अपना एवरेज डेली टर्नओवर ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो फिर आप कब लेके जाओगे? दिस इज ऑलमोस्ट मतलब इससे बेहतर सिचुएशन आगे होगी नहीं होगी वो हमें नहीं पता, बट अभी तक जो जो पिछला क्वार्टर गया वो पूरा बुल रन वाला था। ऐसा कोई भी कहीं पर भी मार्केट ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ पर मार्केट एकदम मतलब गिरा हुआ है या खतरा है या बेयर मार्केट की कोई भी साइन है, कुछ नहीं है। आप पूरा बुल मार्केट में बैठे हो, और बुल मार्केट में बैठने के बाद आपका एवरेज डेली टर्नओवर नीचे जा रहा है, तो मतलब बहुत ही मतलब बेकार चीज थी। अब आ जाते हैं फिर फाइनली हम नंबर देख लेते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे, तीनों को मिला के क्या क्या कहानी हुई वो देख के खत्म करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम was up 44% and down 12% on a quarter-on-quarter level, and PAT was up 70%, 77% on a YY level and down 20% on a quarter-on-quarter level। तो हमें पैट और ऑपरेटिंग इनकम की कहानी से समझ में आ रहा है कि भाई YY लेवल पे तो आपने ग्रोथ दिखा दी, बट जो जो इतनी भी हाई ग्रोथ बिजनेसेस होते हैं ना, इनको आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ट्रैक करना पड़ता है। अब आप अगर आप ब्रोकिंग बिजनेस को YY लेवल पे ट्रैक करने बैठोगे ना, तो बीच में मार्केट में करेक्शन आएगा, इन सब की बैंड बच जाएगी, और आप YY लेवल कंपेयर करते ही रह जाओगे। तो इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा, आपको लगातार इनमें ग्रोथ देखनी पड़ेगी। और इस वाली कंपनी में ग्रोथ आई नहीं, और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ गायब हो गया, इस वाली में से गायब हो गया, ये लोग ढंग से ग्रो नहीं कर पाए, इन्होंने अपना धंधा ठीक तरीके से नहीं चलाया। तो चलिए यही थी कहानी आज के पहले वीडियो में। हमने कर लिया हमने कर लिया SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज, और वो एक अपडेट तो आपको मैंने दे ही दिया था कि आपको अब नीचे कैप्शंस क्लोज कैप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमने अपने 150 कंपनीज कंप्लीट कर ली हैं हमने Q1 के एनालिसिस में। तो 150 कंपनीज कंप्लीट हो गई हैं, और
करीबन-करीबन 450 से क्लोज़र टू 500 हम कंपनीज़ करने वाले हैं इस Q1 में कवर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखें। थैंक यू।